देखिए आज का टॉपिक है हमारा किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम जिसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ आप कहेंगे, उसको धारा का नियम भी कह सकते हैं, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, या आप कह सकते हो इसको धारा का नियम। इस पे क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस पे, अगर बनेगा। देखिए फिजिक्स आप जानते हो, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, पेपर सेलेक्टेड छोटा सा पेपर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर टॉपिक को पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल ही जाए। पर फिर भी हम ये कह के भी नहीं छोड़ सकते कि भाई एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन तो किसी से भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बनता है, तो बड़ा सिंपल सा चीज है ये। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या इसको धारा का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार सिंपल सी बात है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब क्या है? जंक्शन का मतलब है तारों का मिलना, क्योंकि यहाँ हम जंक्शन की बात कर रहे हैं परिपथ के रेस्पेक्ट में, यहाँ ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। क्या आप कहोगे साहब मथुरा जंक्शन, हाथरस जंक्शन, ये चीज बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सर्किट की बात कर रहे हैं। और सर्किट का मतलब है तारों का आपस में जहां मिलना हो, वो जंक्शन हो गया। तो किसी भी जंक्शन पर जो टोटल विद्युत धारा होती है, उसका जो बीजीय योग होता है या बीज गणितीय योग होता है, इज इक्वल टू 0। यानी आप अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस लॉ को लिखे तो आप लिख सकते हो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन। किसी भी जंक्शन पर कुल जो विद्युत धारा होगी उसका मान 0 होगा। अब कैसे समझे इस चीज को? जैसे मान लीजिए ये कोई जंक्शन दिखा रहे हो आप, इधर से एक वायर आ रहा है, एक इधर से वायर है, एक इधर से वायर, एक ऐसे वायर, एक ऐसे वायर। जंक्शन पे बहुत सारे तार आपस में मिले हुए हैं। जरूरी नहीं है इतने हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ में तो विद्युत धारा आ रही है जंक्शन की तरफ, मान लो I1, I2, I3। ये 3 तार तो ऐसे हैं जिनमें धारा जो है वो जंक्शन की तरफ जा रही है, और 2 तार ऐसे जिनमें धारा जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है, I4 और I5। अब आपका नियम क्या कह रहा है? सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब सिग्मा आई इक्वल टू 0 लेना है तो हमें क्या करना होगा? हमें समझना होगा कि कौन सी धारा को पॉजिटिव लेना है और कौन सी धारा को नेगेटिव लेना है। भाई सिग्मा आई का मतलब सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम। क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसलिए बीजीय योग से काम चल जाएगा, सदिश योग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात आएगी कि भाई जंक्शन पे कौन सी धारा पॉजिटिव ली जाएंगी, कौन सी नेगेटिव ली जाएंगी। तो जो विद्युत धारा जंक्शन की तरफ आ रही हो उनको पॉजिटिव ले लो। इसका मतलब आप इस फिगर के हिसाब से अगर इस चीज को शो करोगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। और जो धारा जंक्शन को छोड़ करके जा रही हो उनको नेगेटिव ले लो, तो माइनस के I4 और माइनस के I5। ये हो गया सिग्मा आई का मान, और इज इक्वल टू हो गया 0। तो किसी भी जंक्शन पर जितनी भी विद्युत धारा है उन सब का योग इज इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान ये रखना है, आने वाली धाराओं को पॉजिटिव और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव। हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे पढ़ रखा हो कि आने वाली नेगेटिव और जाने वाली पॉजिटिव, गलत वो भी नहीं है, लेकिन आप इस चीज को याद रखें, सही है। अब थोड़ा सा और आगे चेंज करते हैं, ये जो माइनस वाले इनको उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो यहां से इसे कहने का दूसरा तरीका भी हो गया कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ऐसे भी समझ सकते हो आप उसको। सिंपल सा हो गया। इसी को कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर धारा का नियम। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में, कि ये नियम किस नियम को फॉलो करता है, किस नियम का पालन करता है। किस जो बेसिक लॉ होते हैं नेचर के, जो कंजर्वेशन के लॉ होते हैं, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश का संरक्षण, तो उनमें से किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ तो विद्युत धारा जितनी आ रही है उतनी जा रही है, और धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर।
इसका मतलब तो ये हुआ जितना आवेश आएगा उतना आवेश जाएगा। तो वास्तव में ये नियम आवेश संरक्षण को, आवेश का जो संरक्षण का नियम है उस नियम का पालन करता है। तो एक नंबर में बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किरचॉफ का पहला नियम किस नियम पर आधारित होता है या किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, तो आप बता दोगे आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस पर कभी कभी क्वेश्चन अगर बना सकता है एग्जाम में, छोटा मोटा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं बनते, तो कैसे बना सकता है देखिए। मान लीजिए एक सर्किट आपको दे दिया, ऐसे करके 2-3 वायर दिखा दिए, ऐसे करके कोई सर्किट दिखा दिया हमें, और इधर से करंट दिखा दी इसमें 4 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर और इधर से 1 एम्पियर, और यहाँ पर करंट को I1 मान लिया, और अब वो तुमसे I1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इधर आपको इसमें करंट को दिखा दिया 2 एम्पियर और इसमें करंट को दिखा दिया 1 एम्पियर, और इसमें I2 दिखा दिया और I2 की वैल्यू को पूछना चाह रहा है। सही है ना? तो ये मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको बस समझना होगा। तो किसी भी जंक्शन पे बस तुम्हें ये देखना है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इस जंक्शन की तरफ आने वाली धारा 4 और 2 6 और 1 7। तो जब 7 आने वाली है तो जाने वाली भी 7 होगी। इसका मतलब I1 का मान हो गया 7 एम्पियर। इसका मतलब इस जंक्शन की तरफ ये जो जा रही है ये 7 एम्पियर हो गई। इधर कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। इधर कितनी जा रही है? 1 एम्पियर। तो 2 और 1 3, जबकि नियमानुसार कितनी जानी चाहिए? 7। तो 7 में से 3 चला जाएगा तो I2 की वैल्यू हो गई 4 एम्पियर। बड़ा सिंपल सा लॉ है, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को भी बता देंगे तो वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, कहीं कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब भी फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन बनेगा इसी तरह का छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाएगा, या ये चीज पूछ लेगा या लॉ को पूछ लेगा, और इससे ज्यादा फर्स्ट लॉ से कुछ नहीं आता। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए उसको थोड़ा सावधानी से समझिए और उसकी कुछ न्यूमेरिकल लेकर के उसकी प्रैक्टिस भी आप करिए, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसे अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता। तो जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, उसको कहते हैं वोल्टता का नियम। जैसे इसको किसका नियम कह रहे थे? धारा का। और उसको बोलते हैं वोल्टता का नियम। तो इसको बोल सकते हो किरचॉफ का दूसरा नियम, सेकंड लॉ, या वोल्टता का नियम। इसका अगर स्टेटमेंट की बात करूं मैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करूं मैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट पहले नियम का जैसे ये था सिग्मा आई इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका हो गया सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? डेल्टा वी का मतलब जो विभवांतर है उसमें परिवर्तन, विभवांतर में जो परिवर्तन होता है उसका जो योग है वो हमेशा एक तरह से उस योग की हमें बात को समझना है। ठीक है, लेकिन अब इसको निकाला कैसे जाएगा और किसी परिपथ में, लेकिन ये किसके लिए है? ये किसी भी क्लोज्ड मैश के लिए बात कर रहे हो आप, किसी बंद परिपथ की बात कर रहे हो आप, बंद परिपथ के लिए। और क्लोज्ड मैश बोल देते हो, ठीक है ना, किसी भी बंद परिपथ के लिए सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू 0। अब बात ये आएगी कि भाई बंद परिपथ में सिग्मा डेल्टा वी निकाला कैसे जाएगा, मेन पॉइंट है हमारा। मान लीजिए हम इसको समझने के लिए एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। ये आपने एक सेल ले लिया, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ये दूसरा सेल हो गया, उसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक ये तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। परिपथ कैसा भी हो सकता है, और भी सेल हो सकता था, वो तो हम नॉर्मल एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं जिससे कि आप उस टॉपिक को समझ जाएं। आपने इस सेल के विद्युत वाहक बल को E1 मान लिया
इस प्रतिरोध को आपने R1 मान लिया, इसको E2 मान लिया, इसको R2 मान लिया और इसको R3 मान लिया। जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, हो सकता है उस क्वेश्चन में विद्युत धाराएं प्रदर्शित कर रखी हो कि इस तार में इतनी धारा, इस तार में इतनी धारा, वैल्यू न हो I1 I2 I3 करके कह रखा हो, और ऐसा भी हो सकता है न कह रखा हो। लेकिन अगर कह रखा है तो क्वेश्चन का लेवल एक तरह से आसान है, क्योंकि अब आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि विद्युत धारा को कैसे माना जाए। अगर नहीं कह रखा है तो फिर आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, यानी अब आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो परिपथ दिया है उसमें जो सेल दे रखे हैं, जो प्रतिरोध दे रखे हैं, या तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी या फिर उनकी, जैसे कि मैंने लिख दिया इस तरह से लिखा होगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो आंसर न्यूमेरिकली आएगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है तो आंसर जो है इन्हीं टर्म में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। सबसे पहला काम है, अगर विद्युत धारा दिखा रखी है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं दिखा रखी है तो सबसे पहले विद्युत धारा दिखाइए परिपथ। विद्युत धारा दिखाने के लिए थोड़ा सा, एक तो किरचॉफ के फर्स्ट नियम का भी ध्यान रखना, और थोड़ा सा सावधान ये रखना कि हमेशा हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा को दिखाते हैं। ठीक है। अगर कभी ऐसे हो जाए कि एक ही वायर में दो सेल लगे हो तो जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा हो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा दिखाना होगा फिर आपको। ठीक है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कभी गलत भी कर जाओगे, मान लो तुम्हें धारा दिखानी थी ऐसे और तुमने दिखा दी ऐसी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आंसर में उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। आंसर जो आएगा, मान लो आना चाहिए था 5 एम्पियर, वहां पे आ जाएगा -5 एम्पियर। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहोगे ये तो इसका मतलब गलत मान लिया हमने और दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ काट करके कि अब इधर मानेंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ जाना कि आंसर में नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नेगेटिव आने का रीजन ये है कि हमें धारा जिधर माननी चाहिए थी हमने विद्युत धारा को उसके अपोजिट मान लिया था। बस सॉल्यूशन आपका वो सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा आपको इसमें विद्युत धारा को मानने का। तो जैसे ये सेल है, इसका ये बड़ा वाला झंडा आपका मतलब पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। इसका मतलब इसमें विद्युत धारा दिखाओगे तो आपने दिखा दिया I1। लेकिन धारा जहां तक एक वायर होता है वहां तक एक जैसी रहती है। अगर आप इस जगह से देखोगे और इस जगह तक देखोगे तो धारा का मान I1 ही रहेगा। सही है। अगर इस प्रतिरोध में मुझे जरूरत पड़ रही है तो उस पर भी मैं I1 लिख सकता हूं। जो बच्चे ज्यादा सही तरह से हिसाब न लगाना जाने वो क्या करें, जहां जहां प्रतिरोध है वहां भी धारा दिखा दिया करें। तो देख ले भाई, तार वहां तक एक, धारा एक। अब ये सेल दूसरा, तो इसके पॉजिटिव से ये आपका I2। अब यहां से लेके यहां तक ये धारा I2 ही रहेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या देखोगे, ये इधर से I2 आई और इधर से I1 आई। अब एक तो ये तरीका था आपके पास कि आप इसको I3 मान लेते, और दूसरा तरीका ये भी है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी। इसका मतलब इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इसमें जाने वाली धारा हो गई I1 प्लस I2। लेकिन आप चाहें तो I3 भी मान करके सॉल्व कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक वेरिएबल बढ़ जाता। अभी हमारे पास जो वेरिएबल है वो I1 और I2 है, जो हमने अपनी तरफ से माने थे, और मान लो इन्हीं की वैल्यू निकाल दी। अगर आप I3 और मान लेते तो 3 वेरिएबल हो जाते, I1 I2 I3। आप कहोगे कि सर ये वेरिएबल का क्या चक्कर है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है, इसको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था x + y = इतना। अब अगर मैं कोई तुम्हें एक इक्वेशन दे दूं और कह दूं कि x + y = 6 और कहूं x y का मान निकालो, नहीं निकाल सकते आप। कब निकाल पाओगे? जब आपके पास दो इक्वेशन होंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अगर दो है तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी दो होने चाहिए, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर वेरिएबल 3 है तो इक्वेशन भी 3 होने चाहिए। अगर आप I1 I2 I3 कर लोगे तो आपको इन सर्किटों से 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए, और अगर केवल आपने I1 I2 ले रखा है तो 2 इक्वेशन से काम चलेगा। जितने इक्वेशन की तुम्हें जरूरत होगी डेफिनेटली उस सर्किट से आप अपने इक्वेशन बना सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। सही है ना? तो आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व करें, आप फ्री हैं। चलिए अब सॉल्व कैसे करते हैं
कैसे दिखाया जाता है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने लॉ को लिखा है सिग्मा डेल्टा बी इक्वल टू 0 और डेल्टा बी का मतलब विभवांतर, और यहां पर हमारे जो परिपथ होता है उसमें विभवांतर के केवल दो ही तरीके हो सकते हैं, यानी या तो विभवांतर के नाम पर होगा सेल का विद्युत वाहक बल E, और या फिर विभवांतर के नाम पर होगा कोई प्रतिरोध अगर है R और उसमें धारा है I तो V इक्वल टू IR। इसके अलावा तीसरी चीज नहीं हो सकती है। इसका मतलब आप श्योर हो जाएं कि भाई हमें विभवांतर निकालना है तो उसमें दो ही तरह से विभवांतर आ सकता है, या तो सेल के विद्युत वाहक बल के पदों में, और या फिर प्रतिरोध है तो उसमें IR के पदों में। जब न्यूमेरिकल होगा तो वहां वैल्यूज गिवन होंगी, R की वैल्यू 2 ओम, I की वैल्यू निकालनी है तो उसे I1 मान लेंगे, अदरवाइज कोई वैल्यू दे रखी है तो उसकी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो केवल और केवल दो चीजें होंगी, यानी विभवांतर निकालने के लिए केवल और केवल आपके पास दो चीजें होंगी, एक तो सेल का विद्युत वाहक बल और एक IR। अब प्रश्न ये आता है कि आप कब किसको पॉजिटिव और कब किसको नेगेटिव लोगे, बस ये गलती होती है स्टूडेंट से, और कोई गलती आपसे नहीं होती। अब सबसे पहले उस बात को समझ लो कि कब किसको पॉजिटिव लिया जाएगा और कब किसको नेगेटिव लिया जाएगा। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर कोई काम नहीं है, फिर तो 10th का काम है। जैसे आप समीकरण सॉल्व करते थे x + y = इतना और x - y = इतना, तो x और y की वैल्यू निकालो, फिर तो आपके पास समीकरण सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालना रह जाएगा। मेन काम है समीकरण बनाने का, वो काम फिजिक्स का है, वो काम आपको यहां से समझना होगा। तो उसके लिए देखिए मैं दोनों में बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने सेल लिया, मान लीजिए आपने प्रतिरोध लिया, अब सेल लोगे तो उसका विद्युत वाहक बल होगा। आप मान लीजिए चल रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे चलोगे। आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो कि आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। आप कोई भी क्लोज्ड मैश लोगे, कोई भी बंद परिपथ लोगे, जैसे मान लीजिए आपने नाम दे दिया A B C D E F। अब यहां बंद परिपथ कौन कौन से लिए जा सकते हैं, आप ले सकते हो A B C F A, ये एक बंद परिपथ हो गया, आप इसे लेकर के लॉ लगा सकते हैं। दूसरा A B C D E F A, यानी बाहर बाहर वाला ले लिया, आप इसे लेकर के लगा सकते हो, इक्वेशन आ जाएगा। तीसरा F C D E F, ये तीसरा हो गया, इसे लेकर के आप इक्वेशन बना सकते हैं। यानी जहां से चले घूम करके वहीं आ जाए, चाहे आप क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस तरह से जा रहे हो कि सेल के अंदर आप पहले पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करते हो, सेल का पॉजिटिव मतलब बड़ा डंडा और नेगेटिव मतलब छोटा डंडा, सही है? आप जो भी पाथ आप चूज करें, आप ऐसे जा रहे हो कि सेल से जब आप टकरा रहे हो तो पॉजिटिव टर्मिनल से टकरा रहे हो, तो जब आप इधर से जाओगे तभी तो पॉजिटिव से टकराओगे। उस कंडीशन में आप ई को लोगे पॉजिटिव। बड़ा सिंपल सा हिसाब बना दिया है कि प्लस से टकराने पर प्लस। लेकिन अगर आप इधर से आ रहे होते इसमें, भाई ई था इसका विद्युत वाहक बल, इधर से आ रहे होते तो किससे टकराते? नेगेटिव से, तो फिर आपको ई लेना था माइनस। भाई दो ही चीज लेनी है, एक सेल का विद्युत वाहक बल और एक IR। इसका मतलब विद्युत वाहक बल को हम समझ गए कि कब हमें पॉजिटिव लेना है और कब हमें नेगेटिव लेना है। यानी सेल के बड़े डंडे से टकराएं हम पॉजिटिव, और सेल के पहले छोटे डंडे से टकराएं नेगेटिव। ऐसा मत कर देना, ज्यादा दिमाग लगा दो और कहो के साथ ये तो हो गया सेल और विद्युत वाहक बल है E, यहां से आए थे, अब ये इससे टकरा गए तो प्लस का E, और फिर थोड़ा आगे चल के इससे टकरा गए तो माइनस का E, और उसे डबल करके जीरो कर दो। सेल का विद्युत वाहक बल एक ही बार लेना है, एक सेल का, और उसमें जिस डंडे से पहले टकरा जाओगे उसी के हिसाब से उसको देख लेना, सही है? अगर आप प्लस से टकरा गए तो प्लस में, और माइनस से टकरा गए तो माइनस में। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? मान लीजिए अगर ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है माइनस वाला, तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसे उल्टा बना देता हूं जिससे कंफ्यूजन भी दूर हो जाए।
मान लीजिए सेल हमारा ऐसे बना हुआ है, माइनस इधर है प्लस इधर है और हम इधर से ही जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं हम, तो माइनस से टकराए, इसलिए विद्युत भागफल को हमने किस में ले लिया, माइनस में। सही है भाई, आप कोई परेशानी तो नहीं। दूसरी बात, सेल वाली बात खत्म हो गई, यानी विद्युत भागफल वाली बात खत्म हो गई। अब रह गया प्रतिरोध वाली बात। प्रतिरोध में धारा होगी कोई ना कोई, जो भी धारा होगी उसको पहले से ही शो कर लिया करेंगे और खासकर प्रतिरोध के पास लिख दिया करेंगे। मान लो उसमें तो धारा अलग दिखा रखी होगी, लेकिन हम हिसाब लगा के कि तार हमारा एक है, उस प्रतिरोध के पास धारा लिख दिया करेंगे और चिन्ह बना दिया करेंगे किधर है। सही है। मान लीजिए ये हमारा विद्युत धारा इसमें ऐसे जा रही है, प्रतिरोध है हमारा R। अगर आप धारा की दिशा में जा रहे हो, ये तो धारा है, ये धारा है आई, और आप कैसे जा रहे हो, धारा की दिशा में, यानी आप भी ऐसे चल रही थी, यानी आप ऐसे जा रही थी, तो आपकी चलने की दिशा विद्युत धारा की दिशा में है, तो आई आर को पॉजिटिव लेना। क्या है, आई आर। भाई विभवांतर तो आई आर होता है ना, V इक्वल टू, तो आई आर को पॉजिटिव। लेकिन मान लो विद्युत धारा इधर से आ रही थी, आई ये आर था, लेकिन आप इधर से जा रही थी, आप ऐसे करके जा रही थी, इसका मतलब अपोजिट, तो आई आर को, आई आर आपका नेगेटिव। अब बताइए बात क्लियर हो गई। सही है, कोई परेशानी तो नहीं। अब क्या करते हैं भाई, अब ये जो परिपथ इसमें इक्वेशन बनाने का काम शुरू करते हैं, और मैं तीनों इक्वेशन बना करके दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको कोई गलती होने का कोई चांस न बचे। ठीक है ना। किरचॉफ सेकंड लॉ वास्तव में इक्वेशन बनाने के लिए है, बाकी काम मैथमेटिक्स का है। तो चलिए पहले हम लेते हैं बंद पास A B C F A, और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने लिख दिया बंद पास A B C F A, लेकिन काम जिस तरह से चलो, नाम भी ऐसे ही लिखना। आप ऐसे चल रहे हो तो A B C F A लिखो, आप ऐसे चल रहे हो तो A F C B A लिखो। और भी अच्छा ये है कि आप जैसे चल रहे हैं वैसे इसमें एक सिंबल बना दो, जिससे कि एग्जामिनर देखते ही पहचान जाए कि बच्चे ने लिया किधर से है, वो चला किधर से है। सही है ना। तो हमने एक एरो के निशान से सिंबल बना दिया कि भाई हम ऐसे चल रहे थे। अब देखिए चले, ए से चलना शुरू किया, सबसे पहले क्या आया, सेल, और सेल के किस डंडे से टकरा रहे, बड़े वाले प्लस से, इसका मतलब E1 हो गया पॉजिटिव, यानी E1 लिख दिया। आगे बढ़े, अब क्या आ गया, प्रतिरोध, और जब भी प्रतिरोध आएगा तो IR लेना है हमें, तो उसमें करंट देखेंगे कितनी है I1, और इसकी वैल्यू कितनी है R1, तो क्या लेना है I1 R1। लेकिन हम तो ऐसे जा रहे हैं और विद्युत धारा उसमें किधर से आ रही है, उधर से आ रही है, यानी अपोजिट वाला काम हो गया ये। तो माइनस का I1 R1। फिर और आगे बढ़े, इधर से आ रहे, अब देखो फिर आ गया R2, उसमें विद्युत धारा आ गई I2, लेकिन अब की बार हमारी उंगली विद्युत धारा की दिशा में है, समझ गए ना। इसका मतलब प्लस का I2 R2। प्रतिरोध में जब भी लेंगे IR लेंगे, और सेल का विद्युत भागफल लेंगे। सही है। अब आगे बढ़े, सेल आ गया, लेकिन अब की बात सेल के नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं, और उसका विद्युत भागफल है E2, तो माइनस का E2, और फिर लौट करके A तक पहुंच गए। अब कुछ नहीं पड़ा बीच में। कहीं तुम कहोगे एक और धारा यहाँ लिख रही थी I1, अरे धारा से मतलब नहीं है, प्रतिरोध से मतलब है। प्रतिरोध होगा तो धारा का गुणा करके लिखना है, खाली धारा होगी तो उसको नहीं लिखना है। सही है। और इक्वल टू में, अब बताओ समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। हाँ, एक काम कर सकते हो, चाहो तो फिर E1 E2 को एक तरफ और बाकी को R वाली टर्म को दूसरी तरफ, वो तो फिर एक अलग चीज हो जाती है। सही है। तो इस तरह से होता है, इसी को कहते हैं सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0। यानी किसी भी बंद परिपथ के अंदर जो विभवांतर है उनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, या विभवांतर में जो परिवर्तन होता है उसका जो योगफल है वो हमेशा शून्य आता है। आप ऐसे करके एक इक्वेशन बना लो। जब कोई न्यूमेरिकल होगा तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, केवल I1 और I2 ऐसे होंगे जिनको पूछ रहा होगा, तो I1 I2 में एक इक्वेशन आ जाएगा। अब मान लीजिए अब की बार हमने बंद पास लिया, ये वाला ले लेते हैं F C D E F, तो इसको ले लेते हैं बंद पास। ये तो कर लोगे ना E1 एक तरफ और ऊपर एक तरफ जब जरूरत पड़ जाए तो। सही है ना भाई। इक्वेशन बनाएंगे E1 E2 की तो वैल्यू होगी, I1 I,
इधर हो जाएंगे, बाकी उधर ले जाकर के लिख देंगे, जिससे कि इक्वेशन सॉल्व करने में परेशानी नहीं है। तो बंद पास अब की बात ले रहे हो भाई, एफ सी डी ई एफ। अब फिर से चले एफ से, इसमें भी ऐसे जा रहे हैं तो इसके लिए भी ऐसे ही निशान बना दिया। एफ से चले किससे टकराए, बड़े वाले डंडे से, यानी E2 पॉजिटिव। फिर आगे बढ़े, प्रतिरोध में आए लेकिन अपोजिट करंट उधर से आ रही है, तो I2 R2 नेगेटिव। फिर आगे बढ़े, करंट इसमें इधर जा रही है, चाहो यहां पे हम निशान लगा दें, और हम इधर से आ रहे हैं अपोजिट, सही है ना, अपोजिट हुआ ना, माइनस का I1 प्लस I2 करंट का मान है ये ब्रैकेट में, और इनटू में R3। और फिर आगे चल के एफ पे पहुंच गए। अब कोई सेल नहीं पड़ा रास्ते में, जहां तक का वो काम कंप्लीट हो गया। E2 में G2, इसमें भी E2 को एक साइड में लेकर के, प्रतिरोधों को एक साइड में लेकर के, यानी I1 I2 को एक साइड में लेकर के इक्वेशन बना दिया। अब आपका लास्ट थर्ड, अब पूरा ले लो बाहर बाहर। अब की बार आपने ले लिया बंद पास A B C D E F A, जहां से चले वहीं तक पहुंच गए। अब बाहर बात हो गई, यहां से चले E1 प्लस का उल्टा माइनस का I1 R1। अब ऐसे आए, फिर ये उल्ट के आ रहे, तो माइनस के I1 प्लस I2 और इनटू R3, और फिर ये इक्वेशन में G2। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना लिया करोगे, और इक्वेशन बनाने के बाद उन इक्वेशनों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो तरीका सिंपल सा होता है। 10th क्लास में जो आपने इक्वेशन सॉल्व किए दोबारा, एलिमिनेशन मेथड। मान लो I1 I2 I3 आ रहे हैं, तो पहले कोशिश करो I3 को हटाओ सब में से, फिर कोशिश करो I2 को हटाओ, फिर I1 रह जाएगा, I1 सॉल्व होके आ गया। I1 की वैल्यू किसी में लगा दोगे, I2 आ जाएगा, I1 I2 दोनों की लगा दोगे, I3 आ जाएगा। समझ गए? ये तरीका होता है। दूसरी एक और बात, यहां आप कह रहे हो विभवांतर, और विभवांतर वास्तव में क्या होता था, आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य। इसका मतलब विभवांतर एक कार्य है, और कार्य है तो यहाँ फिर किस चीज का संरक्षण हो रहा है, ऊर्जा का संरक्षण। तो वास्तव में जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, ये किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये भी कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं दोनों की बात करूंगा कि ये तो एक नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये मान लीजिए आपके लिए बड़ा सिंपल सा एक नंबर हो गया। पहले नियम को पूछता है आवेश संरक्षण, दूसरे नियम को पूछता है ऊर्जा संरक्षण। अब इसमें कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, अगर ये चीज आपके माइंड में रहेंगी तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। और कोई भी सर्किट आप अगर लोगे, हमेशा इसी तरीके से आप उसमें देखें कि प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है।